कि उनके अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें जो हमारी रिसोर्सेज हैं उनकी कोई क्वांटिटी होना वो कैरिंग कैपेसिटी में उन्होंने इंक्लूड किया था। ये उन्होंने एक तरीके से ठीक भी बोला था, लेकिन इसको हम मज़ीद डिफ़ाइन करेंगे तो इसको इस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे कि केयरिंग कैपेसिटी हर इंसान की एक कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के मुताबिक वो चीज़ें केयर कर सकता है, कैरी कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे केयरिंग का मतलब वेट उठाना नहीं है। लेट्स सपोज मैं अगर आपको मिसाल दूँ कि मेरी कैरिंग कैपेसिटी है कि मैं 100 किलो से ज़्यादा वेट नहीं उठा सकती, ठीक है। तो ये मेरी तो कैरिंग कैपेसिटी इसी तरीके से मालूम की जाएगी ना, या मैं 2 रोटी से ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकती, ठीक है। ये मेरी कैपेसिटी है इन अकॉर्डिंग टू वेट और इन अकॉर्डिंग टू रिसोर्स, कि अगर मैं रिसोर्स की बात कर रही हूँ तो भी मैं इतना ज़्यादा नहीं खा सकती। अगर मैं बहुत ज़्यादा खाऊंगी तो अल्टीमेटली मैं 1 रोटी खाती हूँ मेरे लिए ठीक है, मैं 2 रोटी खाती हूँ मेरे लिए इनफ है, मैं 3 रोटी खाऊंगी मेरी नीयत भी भर जाएगी पेट के साथ साथ, सही है। लेकिन अगर मैं उससे ज़्यादा खाऊंगी तो ना तो मैं खा पाऊंगी, या मुझे वॉमिट हो जाएगा, या मैं उसको सही से कंज्यूम नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वो मेरी कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाता है। वर्दा और अलीशा आप लोग अपने माइक को म्यूट करें। वर्दा यूट्यूब। ठीक है, ये मेरी कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाएगा और ऑब्वियसली जो चीज़ मेरी कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाएगी मैं उसको उस तरीके से नहीं रिसोर्स को यूज़ कर पाऊंगी, और वो जब ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो मेरे लिए भी मसले मसाइल क्रिएट करेगा। इसी तरीके से अगर हमारा एनवायरनमेंट है, लेट्स सपोज हमारा एनवायरनमेंट है और वो हमें प्रोवाइड कर रहा है 100%, ठीक है। अगर हम वो हमें 100% रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा है और हम उससे 200% रिसोर्स ले रहे हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हम उससे रिसोर्स ले लिया, उसने इन्वायरमेंट के पास जितना कोल था हमने वो यूज कर लिया। अब क्या इन्वायरमेंट ने उतना कोल वापस बनाया? क्या एनवायरनमेंट ने उतना कोल वापस जनरेट किया जितनी वक्त तक हमने उसको कंज्यूम किया था? ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बैलेंस बिटवीन कंजम्पशन एंड जनरेशन ऑफ रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस बैलेंस में मसला करेंगे, अगर हम इस बैलेंस में थोड़ी सी भी गड़बड़ होगी और ये बैलेंस खराब होगा तो क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हमने अपने एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा कोई रिसोर्स कंज्यूम कर लिया है और हमारा एनवायरनमेंट उस रिसोर्स को जनरेट नहीं कर पा रहा उतने वक्त में जितने वक्त में हमने उससे कंज्यूम किया, तो हमारे लिए मसला पैदा होता जाएगा कि हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हमारे इन्वायरमेंट की लेट्स सपोज कैपेसिटी है कि वो हमें 2 किलो सेब प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, इन अ मंथ वो हमें 2 किलो सेब प्रोवाइड कर सकता है, इससे ज़्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन हमने उससे 1 किलो या क्या कहते हैं 1.25 2 किलो हमने एक साथ ही ले लिया, ठीक है, और हमने सिर्फ क्या एक क्वार्टर उसके पास छोड़ा एनवायरनमेंट के पास, और सेब को बनने में एटलीस्ट 15 दिन और चाहिए कि वो अपने आप को उस जनरेशन प्रोसेस में लाके फिर से दोबारा रिन्यू कर सके या रिसोर्सेज जनरेट कर सके, ठीक है। लेकिन हम उसको वो 15 दिन का टाइम दिए बगैर उससे रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, एट द एंड क्या होगा, हमारी जनरेशन हमारी प्रोडक्शन होगी ही नहीं और हमारी कंजम्पशन ऑलरेडी खत्म हो चुकी होगी। इससे रिसोर्स तो खराब होगा ही होगा, हमारे मसले मसाइल तो होंगे ही होंगे कि हमारे पास फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगी या फूड रिसोर्स इनसिक्योरिटी हो जाएगी, लेकिन हमारा एनवायरनमेंट भी डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि हमने उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा उससे कंज्यूम या एक्सट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो डेफिनेशन इस तरीके से भी हो सकती है, इसको सिर्फ सुन लें आप। It refers to the capacity of environment under which it is able to perform the functions without any interruption। ये वो प्रोसेस होता है जिसमें इन्वायरमेंट अपना फंक्शन, जो जनरेशन का प्रोसेस है, जो रिसोर्स प्रोवाइड करने का प्रोसेस है,
वो विदाउट किसी इंटरप्शन के कर पाए, और वो सिर्फ उसी सूरत में होगा जब हम जितना रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और हम ये चीज मेंटेन कर रहे हैं कि क्या हम जितना रिसोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं हम उतना ही रिसोर्स जनरेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम नहीं कर पा रहे अगर हम नहीं कर पा रहे तो वो हमारे लिए मसला है, और अगर हम कर पा रहे हैं तो हमारे लिए मसला नहीं, हमारा एनवायरनमेंट भी ठीक रहेगा और हमें रिसोर्सेज भी मिलते रहेंगे अपनी कंजम्पशन के लिए। ठीक है, ये हो गया कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आवर एनवायरनमेंट। अब दूसरी कैपेसिटी क्या होती है? एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। दूसरी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो वो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है कि भाई हमारा, हमने पहले बात की थी कि हमारा एनवायरनमेंट कितना वेस्ट एब्जॉर्ब कर सकता है। हमने पहले फंक्शन में बात की कि हमारा एनवायरनमेंट हमारा वेस्ट एब्जॉर्ब करता है, लेकिन हमारा एनवायरनमेंट कितना वेस्ट एब्जॉर्ब कर सकता है और किस बुनियाद पे वो एब्जॉर्ब कर रहा है, वो सारी चीजें हम अभी देखेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे बात करते हैं, जब एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे एक चीज आती है कि अगर हमारा क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट 1 kg वेस्ट को एब्जॉर्ब कर सकता है पर आवर। 1 घंटे में हमारा इन्वायरमेंट 1 kg वेस्ट को एब्जॉर्ब कर पा रहा है ठीक से, और हम उसको 1 kg वेस्ट ही दे रहे हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, तो ठीक है, बैलेंस कायम रहेगा, वो उसकी कैपेसिटी के मुताबिक बिल्कुल ठीक रहेगा। लेकिन अगर हम अपने इन्वायरमेंट को 1000 kg वेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं इन अ 1 आवर, 1 घंटे में जहां उसकी कैपेसिटी 100 kg वेस्ट की है, वहां हम उसको 1000 kg प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारा इन्वायरमेंट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट होना और हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, किस तरीके से, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। कैपेसिटी के अंदर अगर हम लोग अपना वेस्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो हमें उसके लिए कोई प्रोसेस भी चलाना चाहिए। अब एब्जॉर्प्शन पे मैं आपको एक और मिसाल दे सकती हूँ कि एक फैमिली है, ओके। अब एक फैमिली के पास आजकल दो गाड़ियों से ज्यादा, दो एक से ज्यादा गाड़ी होती ही होती है, या तो दो होती है या तीन होती है। अब अगर उस घर में सिर्फ एक ही गाड़ी इस्तेमाल हो बजाय दो तीन गाड़ियों के, तो उनकी जो गैसेस निकल रही हैं, जो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जितना बढ़ रहा है, वो जो हमारा एनवायरमेंट एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके लिए भी आसानी हो जाएगी कि अगर सिर्फ एक गाड़ी निकल रही है और एक ही गाड़ी का कंजम्पशन हो रहा है, लेकिन अगर हम वहां पे बजाय एक के दो गाड़ियों का कंजम्पशन कर रहे हैं, तो हम अपने इन्वायरमेंट की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को चैलेंज कर रहे हैं और वो इतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ? किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझसे पूछ ले। एनीबडी हैव एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? ओके, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने एब्जॉर्प्शन की बात कर ली कि हमारा, हमने फंक्शंस की बात की, हमने एब्जॉर्प्शन की बात की कि किस किस्म से जो हमारा एनवायरनमेंट है वो किस किस्म से फंक्शन करता है, हमारी जिंदगी में उसका रोल क्या है, हमारी इस दुनिया में उसका रोल क्या है एनवायरनमेंट का, और उसकी कैपेसिटीज क्या है, वो किन कैपेसिटीज पे काम कर पाता है या नहीं कर पाता। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, हमारा आगे टॉपिक बढ़ाते हैं। टाइप ऑफ रिसोर्सेज पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कुछ रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट एंड इनकम। यहाँ पे इनकम का मतलब इकोनॉमिक है, ठीक है। इकोनॉमी को मैंने शॉर्ट वर्ड दे दिया है इनकम का, कंफ्यूज मत होइएगा। इनकम मीन्स इकोनॉमी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको पहला पॉइंट बता रही हूँ कि पहला पॉइंट क्या है। हमें इन दोनों का रिलेशनशिप समझना है। हमने ये समझ लिया कि एनवायरनमेंट क्या होता है, अब हम ये बात कर रहे हैं कि इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, किस तरीके से ये बैलेंस काम करता है, किस तरीके से इस बैलेंस को काम करना चाहिए।
और क्या वो वजूहात हैं जिसकी बिना पे इन दोनों के दरमियान का अगर रिलेशन ख़त्म हो जाए या ख़राब हो जाए तो क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या मसले मसाइल हमें इंसान को फेस करने पड़ जाते हैं, किस किस्म के क्राइसिस निकल आते हैं या किस किस्म की प्रॉब्लम्स हमारे लिए सामने आ जाती हैं। तो पहला पॉइंट है रिलेशनशिप। आप लोगों को अगर हेडिंग डालनी है तो आप लोग डाल सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड इन्वायरमेंट। इनकम को ब्रैकेट में लिख दीजिएगा और हेडिंग डालिएगा रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंट। सही है। अच्छा जी, पहला पॉइंट, एज इनकम राइजेस सम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। वैसे आपने इकोनॉमिक बोला है, इकोनॉमी बोला है? इकोनॉमी लिख लें, इकोनॉमिक लिख लें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिख लें या फिर इकोनॉमी लिख लें, सेम बात। ओके मिस। यहाँ पे अगर मैं बार बार आपको इनकम बोलूंगी तो वो मैंने इकोनॉमी के लिए ही यूज कर रही हूँ, ठीक है। ओके मिस। ओके। अच्छा जी, अब बात करते हैं, पहले पॉइंट की हम बात कर रहे थे, एज इनकम राइजेस सम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स डिक्लाइन। पहला पॉइंट कह रहा है कि जिस तरीके से हमारी इनकम बढ़ जाती है, हमारी इकोनॉमी बढ़ जाती है, तो कुछ हमारे इन्वायरमेंट के ऐसे मसले होते हैं जो कि हम उनको डिक्लाइन कर सकते हैं या हम उनको संभाल सकते हैं। किस तरीके से संभाल सकते हैं, मैंने आपको एक मिसाल दी थी, मैं आपको फिर से ये मिसाल दोहराती हूँ कि अगर हमारे पास इकोनॉमी है, अगर हमारा हमारा इनकम में फ़ायदा हुआ है या हमारी इनकम बढ़ गई है और हमारे पास प्रॉफिट है तो हम उसको इन्वायरमेंट पे भी लगा सकते हैं। लेट सपोज हमारी इनकम बढ़ गई और हमने सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर कर दिया। पहले हमने घर, हमारे घर में हम सफाई करते थे और हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता था कि हम वो रोज कर पाए, तो माहौल भी आलूदा हो जाता था। लेकिन हमारी इनकम बढ़ी और हमने क्या किया, एक मेड रख ली सफाई के लिए। अब वो हम उसे पैसे देंगे और वो रोज आएगी और हमारा घर साफ करके जाएगी, हमारा एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारी कंट्री या जो हमारा सिटी है या जो हमारा स्टेट है, वो भी उसकी जब इकोनॉमी बढ़ जाती है या इकोनॉमी डेवलप हो जाती है तो वो थोड़े बहुत पैसे इन्वायरमेंट पे भी लगा देते हैं कि भाई हमारी रोड साफ सुथरी रहे, कचरा टाइम से रोडों से हट जाए। जो आपने देखा होगा आपके अपार्टमेंट्स का कचरा सुबह सुबह आके कोई जमादार झाड़ू लगाता है या कचरा उठा के जाता है, एक प्रोसेस है ना, उसको इनकम मिलती है तभी वो काम कर रहा है, ये उसका काम है, ये उसकी जॉब है। और वो जॉब कब कर रहा है, जब आपने उसको रिसोर्स प्रोवाइड किया तब, ठीक है। बगैर इकोनॉमी के, बगैर इनकम के कोई मेड भी हमारे घर पे काम नहीं करेगी, कोई जमादार भी हमारे घर में हमारे सोसाइटी में काम नहीं करेगा, उसके लिए भी पैसे या फिर इनकम चाहिए होगी, तभी वो काम करेगा और तभी वो हमारे साथ हमारे एनवायरनमेंट को अच्छा कर सकता है। तो यहाँ पे हम यही एग्जाम्पल यूज करते हैं कि आजकल आपने देखा होगा कि बीच में जेडीसी जो है, एक बहुत अच्छा फलाई इदारा है हमारे मुल्क का, जिसने इनिशिएटिव लिया था कि वो रोड साफ करेंगे और ये गटर नाले जो हैं इसको देखेंगे, चेक करेंगे, ताकि जितना बारिशों में नुकसान हुआ और वो दोबारा ना हो। तो उन्होंने काफ़ी हद तक नाजमाबाद का एरिया और दीगर और एरियाज को साफ करवाया, बड़ी बड़ी हैवी मशीनरीज मंगवाई, उन मशीनरीज के जरिए कचरा उठवाया, वहाँ पे सफाई कराई और दीगर गंद बलात पता नहीं कितने सालों से मौजूद था, कोई सालों से नहीं उठाया हुआ था। जहाँ पे इतनी गंदगी होगी ऑब्वियसली वहाँ पे बीमारियां भी होंगी, डिजीजेस भी होंगी, तो आप उन डिजीजेस से बच नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं, बहुत सारे जर्म्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे एयर में, हमारी हवा के साथ मिल जाते हैं, उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और जब वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो आप हवा को तो नहीं रोक सकते ना, वो तो आपके घर में भी आएगी, वो अगर आप खिड़की खोलेंगे तो आपके घर में भी आएगी, आपके क्लासरूम में भी आएगी, आपके इंस्टीट्यूट में भी आएगी, तो आप उन जर्म्स को रोक नहीं सकते। लेकिन जब हमारे पास सफाई सुथराई होगी, हम बाकायदगी से टाइमिंग से कचरा उठवा लेंगे और कचरा जमा नहीं होने देंगे, साफ सुथरा निज़ाम रहेगा, वेस्ट जल्दी उठ जाएगा, रोज का कचरा रोज उठ जाएगा,
तो ना तो हमारे सामने कचरा इकट्ठा होगा, ना वहाँ पे कोई दीगर और मसले मसाइल क्रिएट होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yes, miss. ओके, सेकंड पॉइंट है हमारा, एज इनकम राइजेस सम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इनिशियली वर्सन बट देन इम्प्रूव्स। अच्छा जी, यहाँ पे क्या बात आती है कि जब हमारी इनकम बढ़ती है तो कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल इशू आते हैं जो कि पहले तो बहुत खराब होते हैं, लेकिन फिर वो धीरे धीरे सही होना या इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसकी सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन मिसाल मैं आपको माइनिंग इंडस्ट्री की दूंगी। कोल माइनिंग होती है, जब कोल निकाला जाता है तो जिस एरिया से वो निकाला जाता है या कोल की इंडस्ट्री लगती है, तो इनिशियली पीरियड पे वहाँ की हवा, वहाँ का माहौल, वहाँ की इकोलॉजिकल जो भी पूरी सिचुएशन है या पूरी जो ज्योग्राफिक इकोलॉजिकल सिचुएशन उसकी है, वो इतनी डिस्टर्ब हो जाती है कि वहाँ से अगर चरण परंद आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, आपको बर्ड्स एनिमल्स वहाँ पे कुछ नजर नहीं आएगा। इवन के बहुत सारे इंसेक्ट भी सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि वो इतना हवा, माहौल, जमीन इतनी पोल्यूट हो जाती है माइनिंग से। ठीक है, माइनिंग के प्रोसेस में जब कोल निकाला जाता है, उसको माइनिंग का प्रोसेस कहा जाता है, जिसे कोल माइनिंग का प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, उसको निकालने के लिए और उस वक्त हमारी जो माहौल है वो उस वक्त इतना आलूदा हो जाता है कि हम उसको इनिशियली बेसिस पे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। लेकिन जब आपकी इंडस्ट्री सेट हो जाती है, आप पूरा निज़ाम बना लेते हैं, आपने भाई इंडस्ट्री, एक माइनिंग इंडस्ट्री है वो सेट हो गई, वो प्रोसेस होना स्टार्ट हुआ, आपने उसमें इनकम जनरेट की, आपको फायदा हुआ, आपने ट्रेड की, उसके बाद आपको फायदा हुआ और आपको 4 पैसे का ज्यादा फायदा हुआ, तो आपने क्या किया, 1.5 रुपया अपनी इन्वायरमेंट पे लगा लिया। आपने वहां से सफाई सुथराई करवाई, आपने अच्छे से उस चीज को उस लोकेशन को क्लीन करवाया। ठीक है, वही इंडस्ट्री उस लोकेशन को क्लीन करवाएगी और माहौल बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस तरीके से इंडस्ट्री लगी उस वक्त बिल्कुल ही आलूदा हो गया, लेकिन जैसे ही इनकम राइज हुई या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, उसके बाद वो थोड़ा 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 करके इनिशियली इम्प्रूव होने लग गई। सिचुएशन की बात कर लें या फिर लोकेशन की बात कर लें कि इन्वायरमेंट जो इतना पोल्यूट हो गया था उस वक्त, वो थोड़ा 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 करके सही होना स्टार्ट हो गया। ये इसकी एक बहुत बेहतरीन मिसाल है। अगर आपके पास ऐसा कोई सवाल आ जाता है कि किस तरीके से इकोनॉमिकल इश्यूज खराब करते हैं इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स को, या फिर इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हैं, ये किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसको इम्प्रूव करती है, तो उसमें ये मिसाल देना बहुत अच्छा रहेगा। और इस किस्म की जितनी भी मिसालें, जरूरी नहीं कि आप वर्ड टू वर्ड यही मिसाल कोट करें। इफ यू हैव समथिंग बेटर देन दिस यू कैन। यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट खत्म हो गया। अब हम अपना तीसरा पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है जी? तीसरा पॉइंट कह रहा है, एज इनकम राइजेस सम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स वर्सन। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है उस तरीके से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स खराब से खराब तर होते चले जाते हैं। अब इसकी एक बेहतरीन मिसाल मैं आपको ये दूं कि खराब से खराब तक कैसे होते चले जाते हैं। बहुत सी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होती हैं, एमएनसीज होती हैं, जो कि इंडस्ट्री लगाती हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में अपनी। ठीक है, डेवलपिंग स्टेट्स जो है उनमें लगाती हैं अपनी इंडस्ट्रीज, और वो कहती हैं कि भाई हम लोग इंडस्ट्री लगा रहे हैं, इससे आपको भी फायदा होगा, आपके स्टेट को भी फायदा होगा। आपने अक्सर सुना होगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है। बाज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आके या फॉरेन इन्वेस्टर्स आके इंडस्ट्रीज लगाते हैं और वो उससे इकोनॉमी जनरेट करते हैं, या फिर उससे हमें भी प्रॉफिट हासिल होता है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूँ कि जब वो यहाँ पे इंडस्ट्री लगाते हैं, तो देखें
थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या फिर डेवलपिंग कंट्रीज, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ के उनका अपना सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। हमारी जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, उनका हमारा ड्रेनेज सिस्टम, उनका वेस्ट डंपिंग सिस्टम। मिस, इंडिया का भी यही सीन है, इंडिया भी इसमें काउंट होगा? यार जी बिल्कुल, इंडिया कौन सा, आप इंडिया की अगर इंडिया साउथ रीजन में इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन वो डेवलप्ड कंट्रीज में ही आता है, अभी वो इस रेस से बाहर निकला नहीं है। क्योंकि वहाँ पे अच्छा। भी आप अगर इंडस्ट्रियल एरियाज देख लें तो उनका जो वेस्ट होता है, जिस तरीके से पाकिस्तान में आप देख रहे होते हैं, कहीं पे भी इंडस्ट्री लगी होती है, एक नाला लगा हुआ होता है उसके साथ, और उसी में सारा वेस्ट जा रहा होता है। अब वो जी नाले से वेस्ट आपके रिवर्स में जा रहा है, सी में जा रहा है, आपका माहौल पोल्यूट हो रहा है, आपका पानी पोल्यूट हो रहा है, किसी को कोई सरोकार नहीं है, प्रॉफिट बनाना है। अच्छा जी, वक्ती तौर पे इस वक्त हमें 10 मिनट का प्रॉफिट हो सकता है, सही है, या जी। लेट्स सपोज हमें 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, लेकिन हम्म। बाद में क्या होगा, लॉन्ग टर्म पीरियड में हमें उस पर 200 रुपए खर्च कर जाने पड़ेंगे, क्योंकि जब हमारा माहौल बहुत ज्यादा आलूदा हो जाएगा तो उससे क्या होगा, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज खराब होगी, और जब हमारी हेल्थ फैसिलिटीज खराब हो जाएंगी तो हम बीमार पड़ना स्टार्ट होंगे हमारे, क्योंकि एनवायरनमेंट इतना डिग्रेड हो चुका होगा कि हम बीमार पड़ेंगे और हमें हॉस्पिटल के बिल पे करने पड़ेंगे। तो इनिशियली तो हमें अपना प्रॉफिट नजर आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या वो प्रॉफिट चल पा रहा है, ये हम नहीं देख रहे, ठीक है। तो इनिशियली तो हमें वो 100 रुपए बहुत अच्छे लग रहे हैं कमाने में, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि आगे जाके हमें वहाँ पे मजीद अपने जो 200 रुपए हैं वो खर्च करने पड़ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये होता है, मैं आपको इन्वेस्टमेंट की बात बता रही थी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, बाज़ वो भी ये करती हैं कि उनको तो वो अपनी जो इंडस्ट्रीज है वो लगाती है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। क्यों? क्योंकि एक तो उनका एनवायरनमेंट पोल्यूट होने से बच जाता है, सही है। यहाँ पे तो कोई सरोकार या निज़ाम है नहीं, एमएनसीज आके कहती हैं कि भाई हम वेस्टेज सिस्टम का पूरा ख्याल रखेंगे, हम डंप नहीं करेंगे कहीं पे भी और कुछ भी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि वेस्ट डंपिंग सिस्टम को डिक्लाइन कर देती हैं या बिल्कुल साइडलाइन कर देती हैं, सिर्फ अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमी बनाने में, अपनी प्रॉफिट बनाने में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि वो एनवायरनमेंट को साइडलाइन ही कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं अगर आपसे बात करूँ, जापान एक ऐसा कंट्री है, जापान हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड और हाईली डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन जापान का एक लॉ है कि वहाँ पे जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्री लगा रहा होगा उसको सबसे पहले अपना वेस्ट डंपिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा। अगर वो, उन्होंने गंदगी की इजाजत नहीं दी है, उन्होंने कहा आपने इंडस्ट्री लगानी है, आपने कमाना है, आप कमाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप गंद आलूद नहीं फैलाएंगे। आप वहाँ पे बड़े बड़े डंपिंग फैक्ट्रीज बनी हुई है जो कि वेस्ट को डंप करती हैं, वेस्ट को रिसाइकल करती हैं, कि कौन सा वेस्ट बिल्कुल ही मतलब कि दोबारा यूज के काबिल या रिसाइकलिंग के काबिल नहीं है, कौन सा वेस्ट रिसाइकलिंग के काबिल है उसको रिसाइकल कर लिया जाता है। वो किस तरीके से उनका निज़ाम बना हुआ है कि उनकी जो भी फैक्ट्री होती है उसके चारों गिर्द एक पाइप गुजर रही होती है, उनका पूरा वेस्ट उसमें जा रहा होता है, और उन्हीं पाइप से उनका निज़ाम बना हुआ है कि फिल्टर्स लगे हुए होते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ कि कोई भी एक्सक्यूज मी मिस, मौसम के चेंज होने पर बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है? मौसम के चेंज होने पे बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मौसम का ऐसा चेंज होने पे बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर मौसम इस तरीके से चेंज हो रहा है कि बहुत ज़्यादा आलूदगी हो रही है, उससे हमारी डिजीजेस पैदा हो रही हैं, अगर डिजीजेस पैदा हो रही हैं बहुत ज़्यादा तो हमारे बिजनेस पे भी इफेक्ट आएगा, क्योंकि आपके लोग अगर जो काम कर रहे हैं वो हेल्दी नहीं होंगे तो यू कांट बी वेल्दी। इफ योर एम्प्लॉयर्स आर नॉट हेल्दी देन यू कांट बी वेल्दी। एक तो सिंपल मिस, वेदर की वजह से बॉडी इफेक्ट करती है, तो जाहिर सी बात है फिर अगर हम वेल नहीं होंगे तो फिर कैसे इकोनॉमिक पे काम करेंगे? जी अगर इन्वायरमेंटल जो है मतलब मौसम हमारे इंसानी जिस्म पर वैसे भी इफेक्ट करता है। जी जी बिल्कुल। अगर इंसान ठीक नहीं होगा तो वो अपना काम कैसे करेगा, और काम नहीं होगा तो फिर इकोनॉमिक कैसे बढ़ेगी? हाँ बिल्कुल,
लेकिन अब ये भी देखना पड़ता है ना कि मौसम किस तरीके से खराब हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लेकिन वो तो आपके टेम्परेचर क्योंकि राइज हो रहा है बहुत ज्यादा। अब वो आपका टेम्परेचर जैसे कि अभी इस साल हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, इस साल फुल गर्मी पड़ी है और बहुत शिद्दत की गर्मी पड़ी है, तो इस पर हमारे पाकिस्तान में क्या हुआ है? ये तो ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग हुआ है ना। आप देखिए, दो चीजों को कनेक्ट नहीं करें। ग्लोबल वार्मिंग से डिफरेंट पर्सपेक्टिव पैदा हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उससे क्या होगा कि हमें क्या खतरात महसूस होंगे, इन्वायरमेंटल क्राइसिस किस तरीके से आएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग है। अब जी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमें पता है ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है कि हमारा जो टेम्परेचर है पूरे इन्वायरमेंट का या पूरे क्लाइमेट का, वो राइज होने लग जाता है, ठीक है। ग्लोबल का मतलब पूरी ग्लोब, और वार्मिंग का मतलब क्या होता है, गर्म होना, और वो बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। ग्लेशियर्स अगर मेल्ट हो रहे हैं जा रहे हैं सी लेवल में, हमारा सी लेवल राइज हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो फ्लडिंग का खर्चा है वो बढ़ रहा है। इससे बिजनेस को एज सच, इकोनॉमी को ग्लोबल वार्मिंग से कोई नुकसान नहीं है। ग्लोबल बिजनेस को किससे नुकसान हो सकता है, अर्थक्वेक आ गया, नेचुरल डिजास्टर आ गया, फ्लडिंग हो गई, डिजीज आ गया, पेंडेमिक आ गया, एपिडेमिक आ गया, इससे हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन दीगर जो दूसरी चीज है, उससे तो हमारे बिजनेस को नुकसान नहीं पहुंच रहा, बल्कि हमारा बिजनेस या हमारी इंडस्ट्री ही वजह है। हमारे जो इन्वायरमेंट को ये ग्लोबल वार्मिंग का सबब बन रहा है, ये हमारी इंडस्ट्रीज है ना, जिनके ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये इतना धुआं निकलता है, इतना कार्बन एमिशन होता है, मीथेन एमिशन होता है, तो इससे क्या हो रहा है। आप देखिए, इंडस्ट्री कभी भी लोकल एरियाज में नहीं लगा सकते जहाँ पे इंसान रहते हैं, ठीक है। आपको इंडस्ट्री लगानी होती है जहाँ पे इंसान रह रहा हो, उससे दूर दराज, क्योंकि वहां से जो गैसेस निकलती हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती है। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अच्छी मिसाल दे सकती हूँ। अमेरिका जब सिविलाइज्ड हुआ, सही है, सिविलाइज मतलब इंडस्ट्रियलाइज्ड हुआ, जब वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आ रहा था, तो उसने सेल की बैटरी लो जंगलात गई। को, जी, उसने जंगलात को काटना स्टार्ट कर दिया। जब उसने जंगलात को काटना स्टार्ट किया, तो वहां पे रहते थे रेड इंडियंस। अच्छा जी, रेड इंडियंस ने उनको कहा कि भाई तुम ये जंगलात क्यों काट रहे हो, हम तो यहाँ पे रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे साथ आके रहो जैसे हम रहते हैं, लेकिन ये जंगलात तो हम काटेंगे क्योंकि हमें इंडस्ट्री लगानी है। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे साथ आके क्यों रहे, हमारा रहने का तरीका यही है कि हम जंगलात में रहते हैं, और हम इस तरीके को नहीं छोड़ेंगे सिर्फ तुम्हारी इंडस्ट्रीज के लिए या तुम्हारी तरक्की के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ जी, आपको खुद ही पता है कि आज रेड इंडियन की कोई नस्ल दुनिया में कायम ही नहीं है। मतलब कि कहने का मकसद ये है कि आपकी इंडस्ट्री मिस रेड इंडियंस। रेड इंडियंस की बात हो रही है। आप लोग आखिर में वो कीजिएगा क्वेश्चन, मैं अभी म्यूट कर रही हूँ, पहले आप मेरी पूरी बात सुने। मिस रेड इंडियन तो अमेरिकन को कहते हैं क्या? अमेरिकन को नहीं कहते, रेड इंडियन भी वहीं पे रहते थे जब अमेरिका डेवलप्ड हो रहा था। उस वक्त मैंने आपको बोला ना कि इंडस्ट्री जब लग रही थी, तो इंडस्ट्री कभी भी आपके जहाँ पे सिविलाइजेशन रहती है, लोग रहते हैं, वहां पे नहीं लग सकती, दूर दराज लग सकती है। अब वो दूर दराज के लिए क्या करते हैं, जंगलात में जाते हैं और जंगलात को काटना स्टार्ट करते हैं। जंगल के बीचों बीच तो नहीं लग सकती ना, वहां से वो जंगलात को काटेंगे तभी वो अपनी इंडस्ट्री लगा पाएंगे ना, उसके अलावा तो नहीं लगा पाएंगे। अब वो जब जंगलात को काट लेते हैं और वहां पे इंडस्ट्री लगाते हैं, तो जब अमेरिका डेवलप हो रहा था, वो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री बनने जा रहा था, तब उन्होंने जंगलात को काटना शुरू किया इंडस्ट्री लगाने के लिए। लेकिन उन जंगलात में जो रहते थे ना, वो रेड इंडियंस उनको कहा जाता था, उन लोगों को। वो डार्क कलर, डार्क ब्राउन उनका कलर होता था, और उनको रेड इंडियंस कहा जाता था, उनका नाम है ये, ठीक है। वो रहते थे, वो कहते, उन्होंने बोला कि भाई हमारे साथ आके रहो। उन्होंने कहा जी हम आपके साथ क्यों रहें, ये हमारा रहने का तरीका और यही हमारा घर है, और हम ऐसे ही रहेंगे। जीनत आप अनम्यूट मत करें, मैं आपको टाइम दूंगी, उस वक्त आप अनम्यूट कीजिएगा।
ठीक है। जब वहाँ पे रेड इंडियंस आ गए और क्या कहते हैं, उनको चूंकि उन्होंने मना कर दिया कि हम आप लोगों के साथ आके नहीं रहेंगे और हम लिहाजा यहीं रहेंगे, तो आप हमारे जंगलात को ना काटें। लेकिन चूंकि अमेरिका को एक डेवलप्ड कंट्री बनना था, एक इंडस्ट्रियलाइज कंट्री बनना था, उन्होंने उनकी की पूरी नस्लें तबाह कर दी और बर्बाद कर दी, मार डाला। तो जो ह्यूमन एट्रॉसिटीज होती हैं इन डेवलपमेंट के साथ या इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ, वो जुड़ी हुई हैं। जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात आएगी वहाँ पे इंसानी ज्यादती की बात आएगी ही आएगी, क्योंकि बिना इंसानी ज्यादती किए आप कभी भी इंडस्ट्रियलाइज नहीं हो सकते। तो ह्यूमन एट्रॉसिटीज का जो वर्ड है वो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन से लिंक्ड है। ठीक है, किस तरीके से लिंक्ड है मैं आपको बता चुकी हूँ। ये सिर्फ एक मिसाल नहीं है। इंडिया में एक नक्सल्स हैं, और वो जो नक्सल्स जिनको बोला जाता है, वहाँ पे एक गांव है, एक कबीला है, उनको नक्सल्स बोला जाता है। वहाँ उन लोगों की इंडियन गवर्नमेंट से जंग चल रही है एक किस्म की। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज गई और उन्होंने इंडस्ट्री लगाना स्टार्ट की, और उनका जो निज़ाम था वो धर्म भरम हो गया। उनका एक बरसों पुराना कोई तालाब होगा, उन्होंने कहा जी इस तालाब को भी हटाना है क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री का कोई पार्ट लगेगा, इस चीज़ को भी हटाना है क्योंकि यहाँ पे कुछ और लगेगा। तो उन्होंने कहा कि क्यों, जब हम इतने सालों से, 1000 सालों से इधर ही रह रहे हैं, तो आप होते कौन है ये हटाने वाले? आप नहीं हटा सकते, ये हमारा एरिया है और हम यहाँ पे किसी को भी अपनी मनमानी नहीं चलाने देंगे। और इस बात को लेके वहाँ पे एक तरीके से वहाँ पे एक एक्सट्रीम प्रोग्राम बन चुका है, एक एक्सट्रीम ग्रुप बन चुका है, और वो इंडियन गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं कि हम यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगने नहीं देंगे। ठीक है। तो इन्वायरमेंट और इकोनॉमी को ले लेके बड़ी बड़ी बाजुकात जंगें भी हो जाती हैं, और ये हमें सिखाता कौन है? कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म ने हमें ये तो बता दिया कि फ्री ट्रेड करो, फ्री मार्केट हो, इंडस्ट्रियलाइज बनो, लेकिन कैपिटलिज्म ने हमें ये तो नहीं बताया कि इन्वायरमेंट का ख्याल उस तरीके से करो, उसको हार्म नहीं करो, क्योंकि वो हार्म करना इवेंचुअली हमारी लाइफ के साथ और हमारी दीगर चीज़ों के साथ बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे हम इसी पॉइंट को हमारा पॉइंट खत्म होता है कि किस तरीके से हमारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, वो किस तरह हमारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को खराब से खराब कर देती हैं। जो लास्ट पॉइंट है वो इन तीनों पॉइंट का कंक्लूजन पॉइंट है। रिलेशन बिटवीन इनकम एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इज ऑल्टरेबल। जो इनके दरमियान रिलेशन है वो ऑल्टरेबल है। इन दोनों टर्म्स के दरमियान अगर आप इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, और आप इन्वायरमेंट की बात करें, तो ये ऑल्टरेबल है और ये एक दूसरे को ऑल्टर करती हैं। आपका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा, आप अपना माहौल, आप अपनी इकोनॉमी को भी वक्ती तौर पे लेके चल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बहुत और दीगर मसले मसाइल होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। हमारी दुनिया की 70% जो आबादी है वो आज भी गांव देहात में रहती है। वो 70%, दुनिया की 70% आबादी की बात कर रही हूँ, किसी कंट्री की 70% की आबादी की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। दुनिया के 70% जो लोग हैं वो अगर गांव देहात जैसे एरियाज में रहते हैं, तो वो उनका तो सारा मसला ही है ना कि वो अपना किस तरीके से काश्तकारी करते हैं, मछलियां पकड़ते हैं और खाना पीना उनका इसी से चलता है। लेकिन अगर उनको भी एक स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ लाइफ चाहिए, स्टैंडर्ड क्वालिटी लाइफ चाहिए, तो वो क्या करते हैं? माइग्रेट होते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जॉब्स की वजह से। लेकिन क्या होता है, जब आपके पास, आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज के पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है और जॉब्स ही नहीं है, फिर वो क्राइम के रास्ते पे जाते हैं। मतलब आप एक प्रॉब्लम, मसला हल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से दीगर और मसले पैदा होते चले जा रहे हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपना चलते हैं। अच्छा जी, ये अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज। इन्वायरमेंटल रिसोर्स की क्या टाइप होती है और किस तरीके के इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज होते हैं। एक इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज की टाइप ये है जो कि बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ओरिजिन होते हैं। बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ओरिजिन का मतलब कि वो हर रिसोर्स हर जगह मौजूद नहीं होता। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो किसी जगह मौजूद होते हैं, कि कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो किसी जगह मौजूद होते हैं।
तभी दुनिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सारी चीजें चलती हैं। हर कंट्री के पास हर रिसोर्स मौजूद नहीं है। कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जो एग्रीकल्चरली बहुत एडवांस होते हैं, कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जो कि इकोनॉमिकली बहुत टेक्नोलॉजिकली वाइज बहुत एडवांस होते हैं। इसी तरीके से जो रिसोर्सेज होती हैं वो भी हर कंट्री में मौजूद नहीं होती। पहली आती है बायोटिक रिसोर्सेज। जो लैंडलॉक कंट्रीज होते हैं, लैंडलॉक कंट्रीज कौन से कंट्रीज जिनके पास समंदर नहीं होता, सी नहीं होता या कोई पोर्ट नहीं होता, सी पोर्ट नहीं होता, उनको हम लैंड लॉक कंट्रीज बोलते हैं। वो मरीन रिसोर्सेज जो होती हैं उससे महरूम होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि उनके पास है ही नहीं दरिया का कोई, सिर्फ उनके पास लैंड ही है, जोग्राफिकल सी रिवर टाइप उसके पास कोई चीज़ ही नहीं है। तो वो किस तरीके से अपनी मरीन रिसोर्स को पूरा कर सकेगा, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे रिसोर्सेज होते हैं नॉन बायोटिक रिसोर्सेज। नॉन बायोटिक रिसोर्सेज में कौन से आते हैं, इसकी एक मिसाल मैं आपको ये दूंगी, गवादर है। गवादर पे आपको पता है इतना मजाक क्यों होता है कि गवादर में पानी तो है नहीं और इंडस्ट्री लगाएंगे वो लोग। इंडस्ट्री के लिए सबसे मेन चीज है पानी आना। पानी, विदाउट वाटर आप कोई भी इंडस्ट्री शुरू नहीं कर सकते। आपको कोई भी चीज बनानी है उसमें पानी का प्रोसेस बहुत जरूरी होता है हर इंडस्ट्री के लिए। इसी वजह से तो गवादर पे इतना मजाक बनता है कि वहां पे पानी ही नहीं है और आप वहां पे इंडस्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं। तो वहां पे अब ये होगा कि पानी की लाइनें बिछेंगी ऑब्वियसली। पानी की सीपैक का जितना भी काम हो रहा है, जितनी भी इन्वेस्टमेंट हो रही है कि भाई आप पानी की लाइनें बिछाएंगे, बिजली की लाइनें बिछाएंगे कि बिजली वहां तक जा सके, ठीक है। उसके बाद उस प्रोसेस को देखा जाएगा। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है और बहुत मुश्किल प्रोसेस है, ठीक है। अब नॉन बायोटिक रिसोर्सेज की मिसाल क्या हो गई कि गवादर में कोल बहुत ज्यादा मौजूद है, पानी मौजूद नहीं है। पंजाब की बात कर ले, पंजाब में कोल मौजूद नहीं, पानी बहुत मौजूद है। तो ओरिजिन ऑफ रिसोर्स क्या बन गया कि हर रिसोर्स हर जगह अवेलेबल नहीं होती। कुछ रिसोर्स कहीं पे होती है, कुछ रिसोर्स कहीं पे होती है, ठीक है। दूसरी रिसोर्सेज कौन सी होती है, बेस्ड ऑन रीन्यूएबिलिटी, RENEW, और उसके बाद एबिलिटी लिख दें, रीन्यू और एबिलिटी को मिक्स कर दें, रीन्यूएबिलिटी, ठीक है। वो किस तरीके से होती हैं, जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं वो रिसोर्सेज होती हैं जिनको आपने कुछ भी नहीं करना होता, वो ऑटोमेटिकली रीन्यू होती है। हवा चल रही है, हवा चली रही है, मैम ये एक बार रिपीट कर देंगे आप, अभी जो ने बोला कौन सी टाइप है, मतलब बेस्ड ऑन रीन्यूएबिलिटी। रीन्यू यस मैम। रीन्यू लिखे और उसके आगे एबिलिटी लिख दे, फिर दो कंपाउंड वर्ड है, दो वर्डों को जोड़ के एक वर्ड बना, रीन्यूएबिलिटी, बेस्ड ऑन रीन्यूएबिलिटी। आप लोग इतना टेंशन नहीं है, आपको मैं इसकी पीपीटी प्रोवाइड कर दूंगी। मेरे पास अभी मौजूद नहीं है बट आई विल सेंड यू। तो अगर कोई चीज़ मिस हो रही है तो आप लोग टेंशन नहीं लो। अच्छा जी, मे भी हमारी ड्रॉप हो जाए मीटिंग, मैं आप लोगों को दोबारा सेंड करूंगी। मुझे नहीं पता इसके साथ क्या मसला आ रही है, 40 मिनट में ड्रॉप हो रही है। तो अगर आप लोगों की मीटिंग ड्रॉप हो जाती है, मैं आप लोगों को फिर से लिंक सेंड कर दूंगी और आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा अब और थोड़ा सा टॉपिक रह गया 15-20 मिनट का, हम उसको कवर कर लेंगे।